बाहरी हिस्से में भी दोस्तों यहाँ पे हमें इन खंडहर के बीच में काफ़ी सारे उस समय के अवशेष दिखाई दे रहे हैं। इनको भी हम एक एक करके देख लेते हैं। और शेरशाह सूरी का शासनकाल खत्म होने के बाद में उनके 2 पुत्र थे, एक का नाम था आदिल खां, एक का नाम था जलाल खां। शेरशाह सूरी चाहते थे कि उनका जो बड़ा बेटा है आदिल खां, वो उनके मरने के बाद में उनको राजगद्दी मिले, लेकिन उस समय के सरदारों ने, उस समय के अफ़गान सुल्तानों के जानने वालों ने जो उसका छोटा बेटा था जलाल खां, उसको राजगद्दी सौंप दी। और जलाल खां भी अपने ही पिता की तरह काफ़ी ज़्यादा प्रभावी शासक रहा है। 1545 से लेकर 1553 का उसका समय रहा है। उसने खुद को इस्लाम शाह की उपाधि भी दी है। और उसके बाद में जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जो अवयस्क एक पुत्र होता है फिरोज़, उस फिरोज़ को मात्र 3 दिन के लिए शासक बनाया जाता है और बनाने के साथ में उसकी बाद में हत्या भी कर दी जाती है। और उसके बाद में 1553 में मुबारिज़ खां आदिल शाह की उपाधि प्राप्त करता है, जिसने फिरोज़ को मारा था। और दिल्ली और आगरा सरहद वाले हिस्से पर इब्राहिम खां सूर का शासन हो जाता है। और इस समय जो सूर वंश था वो काफ़ी कमज़ोर पड़ चुका था और भारत के अलग अलग हिस्सों में दिल्ली आगरा सरहद के हिस्से पे अलग व्यक्ति राज कर रहा था और बिहार बंगाल के हिस्से पे अलग व्यक्ति राज कर रहा था। यहाँ वाले हिस्से में भी हमें एक छोटा सा कमरा सा दिखाई दे रहा है। और दोस्तों इसके बाद में 1555 के समय में सरहिंद के अंदर हुमायूं का और सिकंदर शाह का युद्ध होता है। और इस युद्ध के अंदर जो सिकंदर शाह था वो मारा जाता है। और 1555 के बाद से जो सूरवंश था वो दिल्ली के उस शासन की गद्दी से समाप्त हो जाता है। और उसके बाद से दोबारा से मुग़लों का जो सत्ता है वो शुरू हो जाती है और यहाँ से शुरुआत होती है हुमायूं की। और मात्र 1 वर्ष के बाद में हुमायूं की दिल्ली में एक जगह पड़ती है, वहाँ पे लाइब्रेरी में से गिरकर उनकी मौत हो जाती है, जिसको हम शेरमंडल बोलते हैं। और इसके बाद फिर आते हैं बादशाह अकबर 1556 के समय में। तो दोस्तों अब हम यहाँ से देखेंगे इसके ऊपरी भाग को, जहाँ से हमें और भी काफ़ी चीज़ देखने को मिलेंगी।